Question number 71. A toy train P of mass 0.5 kg is traveling along a straight track with a velocity of 3 meter per second. It collides with a stationary train Q, stationary means 0 meter per second, with mass ये. Two trains then stick together. हमेशा की तरह सेम क्वेश्चन, लेकिन अच्छा मैं डायरेक्शन की पहले बात कर लेती हूँ. डायरेक्शन वही होगी जिसमें P मूव करा था, ठीक है, बिकॉज इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है बेचारे की, ओके. ये पॉज है जहाँ P ने से आके टक्कर मारी, उसी P वाली डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट हो गया. सो सेम डायरेक्शन वाली ऑप्शन दोनों करेक्ट होंगी. इसका मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ. सो इसमें क्या होगा, अब की जगह नहीं है तो मेरे पास एक्स्ट्रा पेज है, मैं यूज़ कर लेती हूँ. ओके, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, ये गंदा हो जाता है मुझसे, मैं इसी पे करती हूँ यहाँ पे. टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल्स टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, राइट. सो बिफोर कोलिजन मेरे पास सिर्फ इसका मोमेंटम है, ओके, क्यों का 0 था, बिकॉज 0 मीटर पर सेकंड इंटू 1 इज इक्वल्स टू 0. सो इसका था 0.5 इंटू 3 विच इज 1.5 इसका मोमेंटम. देन टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन क्या होगा, दोनों स्टिक हो गए लाइक दिस, पी क्यू. फॉर एग्जाम्पल पी की डायरेक्शन थी तो दोनों इसी में चल पड़े, और इसकी स्पीड एक्स है, ओके. सो इसका मैथ क्या था, एम वी, हाँ इसका मैथ क्या था, मैथ क्या है 0.5 इंटू एक्स प्लस दूसरा वाला क्या था 1 इंटू एक्स, राइट. सो ये हो जाएगा 1.5 इज इक्वल्स टू 0.5 एक्स प्लस 1x, ओके. तो अगेन 1.5x आ रहा है, सो 1.5 इज इक्वल्स टू 1.5x. सो 1.5 डिवाइडेड बाय 1.5 इज इक्वल्स टू x, विच मीन्स के ये हो गया x इज इक्वल्स टू 1. सो 1 मीटर पर सेकंड हमारे पास आ रहा है, ओके. सो 1 मीटर पर सेकंड इन द सेम डायरेक्शन, सो इट्स ऑप्शन ए, ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 72. विच क्वांटिटी इज अ वेक्टर, तो ये एक्सेलरेशन है, डिस्टेंस, स्पीड, मास, ये तीनों स्केलर है. क्वेश्चन नंबर 73. एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1.2 kg इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकंड व्हेन इट इज एक्टेड ऑन बाय अ फोर्स ऑफ 4 न्यूटन. द वेलोसिटी ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस टू 5 मीटर पर सेकंड. फॉर व्हाट पीरियड ऑफ टाइम डज द फोर्स एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट. इम्पल्स वाला फॉर्मूला लगेगा. इम्पल्स इज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम, सो फोर्स इनटू टाइम इज इक्वल्स टू m v माइनस c. सेम डायरेक्शन में था. फाइनल 5 है क्योंकि इंक्रीज होने के बाद आई है, एंड दिस इज इनिशियल, ओके. सो इट्स गोना बी फोर्स हमारे पास 4 इंटू टाइम इज इक्वल्स टू मैथ कितना था 1.2 ये इंटू फाइनल है 5 माइनस बाई इनिशियल 2, ओके. सो 4t इज इक्वल्स टू 1.2 इंटू 5 माइनस 2 इज 3. सो 4t इज इक्वल्स टू 1.2 इंटू 3 इज 3.6. सो t इज इक्वल्स टू 3.6, यस 3.6 डिवाइडेड बाय 4. तो 3.6 डिवाइड बाय 4 करना, 3.6 डिवाइडेड बाय 4 इज 0.9. So time is equals to 0.9 seconds. Option A. Question number 74. A satellite orbits the Earth at a constant speed in circular orbit. इसमें resultant force का पूछेंगे जो towards the center होगी. This statement is correct. The resultant force on the satellite is 0. No. कोई उसकी वैल्यू जो भी है मैग्नीट्यूड, लेकिन डायरेक्शन का हमें से पता है. The resultant force on the satellite is towards the Earth. Yes. The resultant force on the satellite is away from the Earth. No. The resultant force on the satellite is in the direction of motion. No. Now question number 75. अच्छा इसका ऑप्शन बी करेक्ट था. Question number 75. Which moving object has a resultant force acting on it? Okay. A diver rising vertically through water at a constant speed. Constant speed में हमारे पास नहीं होती resultant force कोई. An aircraft circling an airport at constant speed. Constant speed पे यूँ तो नहीं होती resultant force कोई, लेकिन क्योंकि ये circular path में है, okay, so it means कि resultant force है towards the center, okay, but constant speed पे, so it means कि yes इसमें है. Option B. A parachute is descending vertically at terminal velocity. Terminal velocity पे क्या होता है, there is no resultant force है, क्योंकि weight and air resistance constant हो जाता है, उसकी speed constant हो जाती है वगैरह वगैरह. A train going up a straight slope at constant speed. Straight slope पे जा रही constant speed पे, so again इस पे कोई resultant force नहीं act करेगी. So option B is correct. Question number 76. Two forces P and Q act on an object. Which diagram shows the resultant of these two forces? Okay, P and Q act करेंगे. अच्छा उन्हें डायरेक्शन को दी है इस तरह से, एक इधर एक इधर. जब एरोस ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करते हैं तो हमें पता है कि रिजल्टेंट जो डायगोनल होता है वो होता है आउटवर्ड्स डायरेक्शन में. सो ये दो गलत हो गया, ये दो हो सकते हैं लेकिन इनवर्ड्स है रॉन्ग एंड ये आउटवर्ड्स है, दिस इज करेक्ट, ठीक है. तो इतना सिंपल क्वेश्चन था और कुछ पूछा ही नहीं उन्होंने. Question number 77. An object is moving at 3 meter per second. A force acts on the object. After a time, the object is moving at minus 4 meter per second. यानी rebound हुआ है opposite direction, okay? या rebound नहीं भी opposite direction में move करना start हो गया. The mass of the object is this. What is the change in momentum of the body? अब मैंने बताया था कि इस तरह से वो तो हम बस ऐड कर देते हैं. सो यहाँ भी हम सिंपली ऐड करेंगे जब डिफरेंट साइंस हैं, ठीक है. सो चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल्स टू मास इंटू चेंज इन वेलोसिटी. सही है. सो मास कितना है 5 इंटू चेंज इन वेलोसिटी क्या हो गया 4 + 7 कर दी है, बिकॉज अगर मैं नहीं करती चलो 3 माइनस ये क्या है -4. तो इट्स गोना बी 5 इंटू 3 + 4. And then we have 5 into 7 which is 35, ठीक है. ये दोनों ऑप्शंस कैंसिल आउट हो गए, एंड देन दिस इज पॉजिटिव वेव. एंड वेट, तो मिस्टेक हो गई, वेट लेट मी जस्ट डू इट अगेन. ओके, इट्स लाइक ए चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल्स टू मास इनटू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी. सही है. फाइनल वेलोसिटी मेरे पास ये है आफ्टर अ टाइम, ठीक है. दिस इज फाइनल एंड दिस इज इनिशियल, ओके. सो यस, सो मास इज 5, फाइनल वेलोसिटी -4 माइनस इनिशियल 3, ठीक है. सो ये हो जाएगा 5 इंटू -4 - 3 इज -7, तो 5 इंटू -7 इज -35. ये हुआ है यहाँ पे. सो इट्स -35 kilograms per meter second, meter per second. So option A is correct. Then we have question number 78. A ball falls vertically to the floor and rebounds vertically upwards. पहले ये and then it rebounds yes, in opposite direction. Just before it hits the floor, its speed is 4 meter per second. नीचे आते 4 meter per second, and then as it rebounds, its speed is 3 meter per second. तो ये हो जाएगा -3 meter per second. Okay. Opposite direction में क्योंकि as usual. The mass of the ball is this. What is the change in momentum of the ball? पहले हम डायरेक्शन की बात कर लेते हैं. तो okay, इसकी डायरेक्शन क्या होगी अपवर्ड्स, क्योंकि पहले वो नीचे था अब वो ऊपर की तरफ जा रही है. जो फाइनल उसकी जो होती है ना डायरेक्शन, मतलब फाइनल डायरेक्शन होती है वही मोमेंटम की डायरेक्शन होगी. अपवर्ड्स अपवर्ड्स. अब हम इसका फाइंड कर लेते हैं चेंज इन मोमेंटम. चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल्स टू मास इंटू फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी. सो मास है इसका 0.5, राइट. फाइनल वेलोसिटी है अच्छा इन दोनों को ऐड कर देंगे, क्योंकि इस केस में बताया था हम ऐड करते हैं. सो इट्स 4 + 3, सो 0.5 इंटू 7, 4 + 3 7. सो दिस इज गोना बी 0.5 इंटू 7 इज
3.5. So 3.5 आंसर है. इट मीन्स कि ये वाला गलत हो गया. 3.5 kg meter per second upward. So option D is correct. Question number 79. A mass bounces up and down on a steel spring. The diagram shows the mass and the spring at different points during the motion. ये highest point है, ये lowest point है, ये नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है. Okay. At which point does the mass have the least gravitational potential energy, and at which point is the most elastic energy stored in the spring? ओके, मोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी कब होगी? जब उसकी इलास्टिसिटी सबसे ज़्यादा होगी, सबसे ज़्यादा स्ट्रेच हुआ होगा, राइट? सो इट मीन्स के लोएस्ट पॉइंट पे वो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम स्ट्रेच हुआ है और हाईएस्ट मिनिमम. मैक्सिमम स्ट्रेच यहाँ पे, सो इट मीन्स के मोस्ट इलास्टिक एनर्जी कहाँ पे? मूविंग अप लोएस्ट पॉइंट पे, ठीक है. अब लीस्ट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किसकी वजह से होती है? हम मैथ की बात करें, ठीक है. मैथ की लीस्ट ग्रेविटेशन एंड मोस्ट इन द स्प्रिंग, ठीक है. स्प्रिंग की इलास्टिक एनर्जी यहाँ पे ज़्यादा है, ठीक है. अब हम मैथ की बात करें तो GPE ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? mgh. इट डिपेंड्स अपॉन द मैथ, ग्रेविटी एंड हाइट. मैथ अभी हमें नहीं पता, सब में सेम है. ओके, सो मैथ इज कांस्टेंट, ग्रेविटी कांस्टेंट है, हाइट पे बात डिपेंड करिए. ओके, अगर हम देखें फॉर एग्जांपल, मैं इस पॉइंट को, ओके, ये जगह मैं इसको फ्लोर ले रही हूँ, ठीक है. लेवल है एक, ओके, उसके ऊपर सारा कुछ हो रहा है. ये जो लीस्ट पॉइंट है, ओके, ये सबसे नीचे है, इतना कम डिस्टेंस है. इसके बिल्कुल इसमें थोड़ी सी हाइट रेस की है, इसका मतलब इसमें बहुत कम हाइट होगी. और फॉर एग्जांपल हाइट 1 है, ओके, सो mgh वगैरह करके इसकी GPE 1 आ रही है. ओके, फॉर एग्जांपल ये दोनों जो है ये सेम लेवल है ना. ओके, सो इनका फॉर एग्जांपल मैं 3 मीटर की हाइट पे कह देती हूँ, तो इनकी क्या आ गई वैल्यू GPE की 3 जॉल्स आ गई. हाइट कितनी है ये जो है, यू जस्ट सी लाइक दिस. अच्छा, ये भी हल्का सा ऊंचा है इसका लेकिन काफी, लेकिन ये जो है ये सबसे ज़्यादा हाइट पे, राइट. सो इट मीन्स के इससे सबसे ज़्यादा हाइट रेस की, फॉर एग्जांपल इसकी 5 मीटर हो गई, तो एनर्जी हमारे पास कितनी आ गई? 5 जॉल्स, राइट. सो सबसे ज़्यादा हाइट पे ये है, सो इसकी जो GPE है सबसे ज़्यादा, बिकॉज GPE इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइट. जितनी ज़्यादा हाइट उतनी ज़्यादा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. ओके, लेकिन हाँ, जितनी ज़्यादा हाइट उतनी ज़्यादा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. ओके, सो हाईएस्ट पॉइंट पे सबसे मैक्सिमम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने पूछा है एट विच पॉइंट इज द मैस ऑफ लीस्ट GPE. लीस्ट कहाँ पे होगी? लोएस्ट पॉइंट पे, क्योंकि यहाँ सबसे कम हाइट रेस हुई है, ठीक है, मैस की. सो इट्स लोएस्ट पॉइंट अगेन. सो ऑप्शन डी. Question number 80. The velocity v of an object increases as it falls towards the ground. Which quantity is directly proportional to v square? Okay, so we'll say that ke is equals to GPE, right? So 1 by 2 mv square is equals to mgh. Okay, so okay, अब इसके साथ तीन चीज़ें हम रिलेट करवा सकते हैं डायरेक्टली. या तो कंप्लीट GPE इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी स्क्वायर, राइट. या हम कह सकते हैं नो, GPE नहीं. हाँ, एक मिनट, ओके, ये फॉर्मूला हमें यहाँ यूज़ करना है. के ई इज इक्वल्स टू 1 by 2 mv स्क्वायर, राइट. काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है, तो मैं भूल गई लिखा. काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 1 by 2 mv स्क्वायर, राइट, क्योंकि फॉलिंग डाउनवर्ड्स, ठीक है, तो उस वक्त उसमें GPE 0 है जब वो फॉल कर रहा है, स्पेसिफिक हाइट पे नहीं है. ओके, सो काइनेटिक एनर्जी इस पॉइंट पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वी स्क्वायर के मैस इनवर्सली से. स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट वी स्क्वायर है, वेलोसिटी स्पीड वाली बात सोच रहा हूँ. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मैंने अभी बताया कि 0 होगी. काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट, यस, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर. ओके, देन द मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट, मोमेंटम कहाँ से बीच में आ गया. सो क्वेश्चन नंबर 81. When a molecule rebounds from a wall, a force is exerted on the wall. What causes this force? Force okay, impulse is equals to change in momentum, ठीक है. So force multiplied by time is equals to change in momentum. इसका मतलब force is directly proportional to change in momentum. Change in momentum होगा तो force होगी, सही है. वैसे भी जब हम प्रेशर ऑफ गैसेस देख रहे होते हैं तो एक कंटेनर में अगर कुछ मॉलिक्यूल्स हैं उन्हें हीट किया जाता है तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है. नंबर ऑफ फ्रीक्वेंट कोलिजन्स वगैरह होती हैं, ठीक है, और उसकी वजह से जो स्पीड में चेंज आता है, स्पीड इंक्रीज हो जाती है. पहले डिक्रीज कम थी स्पीड, तो उसकी वजह से जो चेंज इन मोमेंटम आता है उसकी वजह से एक फोर्स एक्सर्ट होती है, ठीक है, जो प्रेशर ऑफ गैस प्रोड्यूस करती है. तो इसी तरह का सबको चाहिए. सो इसमें क्या हो रहा है? काइनेटिक एनर्जी गेन्ड बाय द मॉलिक्यूल. इसमें उन्होंने हीट वगैरह नहीं किया कि वो काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा, राइट. रीबाउंड किया, इट मींस चेंज इन मोमेंटम, वेलोसिटी चेंज हुई है. ओके, मोमेंटम इज इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी. सो वेलोसिटी चेंज हुई है बाय, बेशक मैग्नीट्यूड सेम हो या डिक्रीज, उससे हमारा लेना देना नहीं है, लेकिन रीबाउंड होता है पहले यहाँ जा रही थी तो अब यहाँ आ गई, या यहाँ जा रही थी तो यहाँ आ गई, मतलब जो भी हो डायरेक्शन ऑपोजिट हो गई. काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट बाय द मॉलिक्यूल, ये भी गलत है. चेंज इन मोमेंटम ऑफ द मॉलिक्यूल, यस, ये करेक्ट है बात. चेंज इन मोमेंटम फोर्स एक्सर्ट करवाती है. देन चेंज इन स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल, तो अभी मैंने बताया कि स्पीड सेम हो सकती है, वी डोंट नो, ठीक है, लेकिन हम डायरेक्शन की मेजरली बात करें. सो इट्स ऑप्शन सी. क्वेश्चन नंबर 82. द डायग्राम शोज 3 फोर्सेस एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट? रिजल्टेंट फोर्स मतलब एक मतलब या हॉरिजॉन्टली है दो या वर्टिकली है दो, ठीक है, तो ये रिजल्टेंट नहीं हो सकती, ये अप्लाइड फोर्स है. ओके, 6 न्यूटन ऊपर की तरफ खींच रहा है. रिजल्टेंट होती है जब दो एक दूसरे को अपोज कर रही होती है और एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल आउट कर रही होती है, राइट. सो ओके, अब इसमें हमारे पास क्या है कि ये इस डायरेक्शन में लाइक दिस एंड देन दिस इज इन दिस डायरेक्शन, ठीक है. इसका मतलब है कि जो हाँ इसमें हमारे पास अब एक रिजल्टेंट आ जाएगा 9 - 1 बड़ी माइनस छोटी वैल्यू, सो 8 न्यूटन इन दिस डायरेक्शन की बड़ी वैल्यू से. अब मेरे पास किस तरह से बन जाएगी शेप लाइक दिस, ये 8 न्यूटन है क्योंकि ये बिल्कुल परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, 90 डिग्री एंगल फॉर्म हो रहा है. देन दिस इज 6 न्यूटन, राइट. सो अब मेरे पास जो रिजल्टेंट होगा वो इस तरह से निकलेगा, इसका जो डायगनल होगा, राइट. अब मैं इनको अगर कनेक्ट कर दूँ लाइक दिस, ठीक है, अगर ये डायगनल है इसका मतलब ये भी डायगनल है. रेक्टेंगल के जो दो डायगनल्स होते हैं, ओके, दे आर इक्वल इन लेंथ. ओके, तो अब मैं अगर ये वाला डायगनल कैलकुलेट कर लूँ इस रेक्टेंगल का, तो इट मीन्स कि ये डायगनल भी सेम है जो मुझे रिजल्टेंट दे रहा है दिस वन. तो पहले मैं ये कैलकुलेट कर लेती हूँ यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ये 90 डिग्री है, ठीक है. सो इट्स लाइक मैं इस पेज पे नोट कर लेती हूँ. ओके, सो एक 8 है, फॉर एग्जांपल परपेंडिकुलर इज 8, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं किसी को कुछ भी बेस इज इक्वल टू 6 है. और हाँ, ये न्यूटन है. नाउ हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, राइट. सो हाइपोटेन्यूज क्या मेरे पास रिजल्टेंट स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना है 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर. अच्छा मैंने लिखा कुछ है, मैं लिखूँ लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता. सो आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6 स्क्वायर इज 36 प्लस 8 स्क्वायर इज 64. सो 8 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36 प्लस 64 इज 100. सो अब मुझे अंडर रूट लेना पड़ेगा ताकि ये कैंसिल आउट हो जाए. सो आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट 100 इज 10. सो रिजल्टेंट इज इक्वल्स टू 10 न्यूटन. ये सो बी इज करेक्ट.
Then question number 83, an object with a mass of 0.20 kgs, 1 second. So it moves at 0.20 meter per second as shown. अच्छा same mass same velocity है like this. Okay. Which other object has a momentum that is identical to the momentum of this object? Okay. अब momentum में हमें दो चीज़ें देखनी होती हैं, एक मैग्नीट्यूड एक डायरेक्शन. डायरेक्शन तो यही होनी चाहिए. मैं अगर डायरेक्शन ही से देख लूँ इन सबकी डायरेक्शन चेंज हो रही है. मोमेंटम इज अ वेलोसिटी, मोमेंटम इज अ क्या कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी. सही है. तो वेक्टर क्वांटिटी मीन्स की डायरेक्शन हम देखते हैं. सो इट मीन्स हम इसकी डायरेक्शन देखने का, मैं इसकी डायरेक्शन देखूँ तो करेक्ट है, लेकिन मैं मैग्नीट्यूड चेक कर लेती हूँ. इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, मास इंटू वेलोसिटी. इट्स 0.2 इंटू 0.2 यानी 0.04. अगर मैं इसका भी चेंज चेक करूँ सो इट्स 0.4 इंटू 0.1 अगेन 0.04. मुझे मैग्नीट्यूड सेम मिल रहा है इन सब में. ऑल्दो मुझे मैग्नीट्यूड सेम मिल जाएगा, अच्छा सेम आ रहा है सब में, लेकिन जो डायरेक्शन है ना वो सब में डिफरेंट है. ओके. डायरेक्शन की सेम है, सो ओनली ऑप्शन सी इज करेक्ट. देन क्वेश्चन नंबर 84, a footballer kicks a stationary football 0 meter per second. His foot is in contact with the ball for 0.05 seconds. The mass of the ball is this. Speed of the projection of the ball, यानी उसने जब हिट किया ना, उसे किक कर दिया, तो उसके बाद ये स्पीड है, फाइनल स्पीड है. ओके. What is the average force exerted on the ball by his foot? Impulse is equals to change in momentum, यानी force into time is equals to mass into final minus initial velocity time. So force कितनी है हम वो कैलकुलेट करेंगे. force into time कितना है 0.05 is equals to mass 0.4 into change in velocity कितना 0 थी पहले, फिर 25 हो गया. 25 minus 0 is 25. Then we have f is equals to, अब मैंने ये मल्टीप्लाई करके इसको डिवाइडेड बाय 0.05 मैंने. सो 0.4 into 25 is 10. So 10 divided by 0.05 is equals to the force. Then divided by 0.05 is 200. So force आ गई मेरे पास 200 newtons. So it's option C. Question number 85. The diagram shows a car moving along a road. The force due to the engine is 1500. The total drag force is 200. ये पहले किया था. What is the motion of the car? इसमें रिजल्टेंट आएगा 1500 माइनस 200, बड़ी वैल्यू माइनस छोटी वैल्यू जा गई 1300 न्यूटन्स. इसकी डायरेक्शन क्या होगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन. ठीक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन है. अगर मेरे पास जीरो आता तो इट मीन्स कि वो या तो रेस्ट पे या कांस्टेंट है. ओके. लेकिन मेरे पास ये आया, इट मीन्स कि इसकी जो स्पीड है वो इंक्रीज हो रही है. अगर ये मेरे पास ऑपोजिट डायरेक्शन नहीं, हाँ ज़्यादा वाली फोर्स की डायरेक्शन में, अगर मेरे पास ये वैल्यू बैकवर्ड जाती तो या वो रिवर्स हो रही थी या डिक्रीज हो रही थी. सो 1300 न्यूटन. कांस्टेंट स्पीड नो, डिक्रीजिंग स्पीड नो, इंक्रीजिंग स्पीड यस. 85 is C, रिवर्सिंग स्पीड नो. ठीक है. Then question number 86, a ball of mass m falls vertically. मैं बस मेन पढ़ी थी. What is the change in momentum? Change in momentum होता है it rebounds vertically. ऐसा पूरा सवाल इसलिए पढ़ना चाहिए जो कि मैं नहीं पढ़ती. Rebounds means कि पहले v1 ये है इस डायरेक्शन में, v2 ऑपोजिट डायरेक्शन चली गई, मीन्स कि माइनस लूँगी मैं इसे. तो अब मैंने क्या करना है कि मोमेंटम इज चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल मोमेंटम है. इसमें क्या हो रहा है मेरे साथ कि मैं m माइनस v1 माइनस v2. सही है, समझ आए. तो इसमें हमने क्या करना है, m मल्टीप्लाई बाय v1 प्लस v2 हो जाएगा. माइनस माइनस प्लस, इट मीन्स के फॉर्मूला मेरे पास c बना है, m इंटू v1 प्लस v2. ओके. सो क्वेश्चन 86 is C. Question number 87. The extension load graph for a spring is shown. The unstretched length of the spring is 17 centimeter. ठीक है. तो उसके बाद एक्सटेंशन वगैरह जो भी है. When an object is suspended from the spring, the length of the spring is 19.2 centimeter. ठीक है. तो इसका मतलब क्या हुआ कि अच्छा हाँ ये एग्जैक्ट सेम वाला क्वेश्चन है. इसका लेकिन दोबारा क्लियर है. मीन्स कि मुझे एक्सटेंशन पहले देखनी है. ये लोडेड लेंथ है, अनलोडेड वो 17. सो एक्सटेंशन आ गई लोडेड माइनस अनलोडेड माइनस 17. सो 19.2 माइनस 17 इज 2.2. सो अब 2.2 एक जो ये है ये 0.2 को रिप्रेजेंट करे, सो दो रिप्रेजेंट करेंगे 0.2 को. सो इट मीन्स कि 2.2 इज समवेयर हियर. क्या है 2.2 यहाँ पे 2.2 के अगेंस्ट मेरे पास ये वैल्यू आ रही है लोड की. सो इट्स 3 न्यूटन्स. ऑप्शन डी. क्वेश्चन नंबर 88. अ कार्ट हैज़ अ मास ऑफ 10 kg. A boy pushes on the cart horizontally with a force of 15 Newton. The cart accelerates at 0.5 meter per second. What is the frictional force acting on the cart? Okay, mass ये है, boy pushes the cart. It means कि ये driving force है, forward force. Friction जो होती है वो opposite direction में act करती है. अब पहले मैं resultant force calculate करूँगी using the formula F is equals to ma. मैंने इसमें बताया था कि F जो होता है वो resultant force के लिए होता है. Okay, so F is equals to ma, m is 10 into acceleration 0.5. तो मेरे पास 5 न्यूटन आ गई ये फोर्स. ओके. नाउ रिजल्टेंट क्या होता है, बड़ी वैल्यू माइनस छोटी वैल्यू. ओके. सो रिजल्टेंट इज इक्वल्स टू फॉरवर्ड फोर्स माइनस बैकवर्ड फोर्स कर लेते हैं. सो रिजल्टेंट इज इक्वल्स टू 50 इज रिजल्टेंट 5 था. 5 इज इक्वल्स टू फॉरवर्ड फोर्स 50 माइनस एक्स. सो 5 माइनस 50 इज इक्वल्स टू माइनस एक्स. सो 5 माइनस 50 इज माइनस 45 इज इक्वल्स टू माइनस एक्स. माइनस माइनस कैंसिल आउट. सो एक्स इज इक्वल्स टू 45 न्यूटन. सो इट्स ऑप्शन डी जो मेरे पास फ्रिक्शनल फोर्स है, बैकवर्ड फोर्स. क्वेश्चन नंबर 89. A ball has a mass of 2 kg. The ball approaches a wall at a speed of 3 meter per second and rebounds at a speed of 1 meter per second. ये rebound यानी negative. What is the impulse on the ball? So impulse is equals to change in momentum. Change in momentum is equals to mass into v minus u. So ये हो जाएगा mass into 3 minus 1. ये हो जाएगा mass into 3 plus 1. और mass क्या था मैं भूल गई. 2 into 3 plus 1 is 4. So मेरे पास impulse आ रहा है 8 न्यूटन. न्यूटन में हो नहीं सकता बिकॉज न्यूटन में फोर्स होती है. सो इट्स गोइंग टू बी 8 न्यूटन सेकेंड्स. ये है मेरे पास इम्पल्स यानी चेंज इन क्या होता है मोमेंटम की वैल्यू. मैं 90 फलाया तो दोबारा से सेम है. मेरे अंदर इतना करेज नहीं है कि मैं तीसरी दफ़ा भी करूँ. इसका आंसर 3 है और बस वर्किंग मैंने 2 दफ़ा पहले कर ली. सो क्वेश्चन नंबर 91. ये भी वो रिजल्टेंट फोर्स पूछेंगे किस डायरेक्शन में एक्ट करिए. सो वो टुवर्ड्स द सेंटर होती है. सो इट्स ऑप्शन डी और ये भी सेम क्वेश्चन है. Question number 92. A tennis ball has a mass of 57 grams. A tennis player hits the tennis ball with a tennis racket. The tennis ball has a velocity of 25 meters per second when it hits the racket. The velocity of the tennis ball when it leaves the player's racket is 15 meters per second in opposite direction यानी minus हो गया from its approaching direction. Okay. The average force exerted on the tennis racket by the tennis racket on the ball is 35 newtons. For how long did the tennis ball is the tennis ball in contact with the tennis racket? Okay. तो हमने करना है impulse is equals to change in momentum m minus u. सही. पहले मैं change in momentum निकाल लेती हूँ. ये हो जाएगा 57 into ये मुझे ऐड कर देना 25 प्लस 15 से क्योंकि माइनस माइनस प्लस वो कहानी चाहिए. इसमें दोबारा भी कर देती हूँ माइनस 15. So it's going to be 57 into 25 plus 15 which is 57 into 40. तो मेरे पास मोमेंटम आ जाएगा 57 into 40. दिस इज 2280. सही है.
ओके सो इम्पल्स फोर्स इंटू टाइम इज इक्वल्स टू 2280 एंड मेरे पास जो है फोर्स वो 35 है, तो 35 इंटू टी इज इक्वल्स टू 2280, राइट। सो टाइम आ जाएगा 2280 डिवाइडेड बाई 35। शिट, मैंने मैथ्स देखा नहीं, 57 ग्राम से था, ये हो जाएगा 0.057 किलोग्राम्स, 57, ठीक है। ठीक है, तो मैंने इसको अगर किलोग्राम्स में दिया तो मेरे पास ये वैल्यू आएगी 2.280 से 2.280 यानी 2.28 डिवाइडेड बाई 35, 2.28 डिवाइडेड बाई 35। इतनी बड़ी वैसे मेरी मिस्टेक थी नहीं, तो इससे आंसर आया 0.065 सेकंड। ओके, ये देख लें, सी। सो दिस इज करेक्ट, बस ये देखना होता है कोर्स। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 93, अ कार ऑफ मास 1200 kg इज ट्रैवलिंग अलोंग अ हॉरिजॉन्टल रोड। ओके, ये फ्रिक्शनल फोर्स है, ये ड्राइविंग फोर्स है। व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द कार? एक्सेलरेशन के लिए मुझे रिजल्टेंट फोर्स चाहिए, रिजल्टेंट हो जाएगा 4000 माइनस 1000, इस डायरेक्शन में होगा 3000। ओके, नाउ ओके मास, सो F इज इक्वल्स टू ma, रिजल्टेंट फोर्स 3000 इज इक्वल्स टू मास 1200 इंटू एक्सेलरेशन, सो 3000 डिवाइडेड बाय 1200 इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन, सो 100 से 100 कैंसिल आउट हो गए, सो 30 डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल्स टू 30 डिवाइडेड बाय 12 इज 2.5, so it's 2.5 meter per second square. Acceleration is equals to 2.5 meter per second square. So it's option C. Now question number 94. Object X moves to the right along a frictionless surface, यानी कोई resistive force नहीं है, towards a stationary object Y as shown. इसका momentum 0 है. They make a noise as they collide and then the both objects move to the right. इनकी स्पीड अब सेम हो जाएगी, वही वाली बात है, वही हमने जो पिछले 20 क्वेश्चन पे किया है, एक्स वाई, ठीक है। इनकी मैथ जो भी है, लेकिन इसका मैथ 0 था, इसकी डायरेक्शन थी, एक स्पीड है इसके पास स्पेसिफिक, ये इसे लेके जाएगा और साथ अपने साथ चला देगा, स्पीड हल्की सी रिड्यूस हो जाएगी। ओके, एंड हाँ, तो बस ये है, एक्स स्पीड हो गई। नाउ लेट्स चेक कि ऑप्शन में क्या पूछे, व्हिच इक्वेशन इज करेक्ट। ओके, चेंज इन मोमेंटम ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू द चेंज इन मोमेंटम ऑफ वाई। नो, क्योंकि इसका चेंज इन इसकी 0 थी ना, सो नहीं, हम नहीं कह सकते, ये रॉन्ग। इनका फाइनल मोमेंटम दोनों को नहीं, हम कुछ कह नहीं सकते, हमें इनकी वो नहीं पता क्या कहते हैं, मैथ्स। इम्पल्स ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन एक्स इज इक्वल टू द इम्पल्स ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन वाई, तो फिर वही बात उन्होंने कर दी, नाम बदल दिया, चेंज इन मोमेंटम इम्पल्स सेम है। ओके, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एक्स बिफोर कोलिजन इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ एक्स प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाई आफ्टर कोलिजन। नो, then momentum of x before collision is equals to momentum of x plus y after collision. Yes, see, अच्छा देखिए, momentum before collision is equals to total momentum after collision है, so momentum of x ही हम लेंगे क्योंकि momentum of y वो 0, अगर मैं ऐड भी करूँ तो एक ही बात है। then momentum of x plus y after collision यानी total momentum after collision, so this is correct। okay, अगर मैं इसमें ऐड करूँ या ना भी करूँ तो वैल्यू तो 0 का फर्क नहीं पड़ता, so D is correct for 94। then question number 95, a 20-meter long uniform bridge of weight 100 kilonewtons, okay, kilonewton is supported at each end by pillars as shown, ये pillars हैं। the pillars exert forces T1 and T2 on the ends of the bridge, ये दो forces हैं। what are the values of T1 and the values of T2 when a van of weight 24,000 is on the bridge 5 meters from the left pillar, लेफ्ट हैंड पिलर कौन सा है, ये लेफ्ट हैंड है, सो इसको मैं एज क्या ले रही हूँ, पिवट। ओके, और मैं इसके अगेंस्ट पहले ये कैलकुलेट करती हूँ T2, और फिर मैं अपवर्ड इज इक्वल टू डाउनवर्ड करके जो बची होगी वो T1 होगी। ओके, सो दिस इज एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, टोटल इसकी वैल्यू 20 है और ये 5 मीटर है, ये 5 मीटर फ्रॉम T1। ओके, और ये 24,000 है, दिस इज क्लॉकवाइज मोमेंट। सो यहाँ पे मोमेंट यूज हो रहा है। नाउ आई डू, मैं भूल गई, हाँ, क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल्स टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, सो फोर्स इंटू डिस्टेंस, क्लॉकवाइज वाली इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्टेंस एंटी क्लॉकवाइज। सो क्लॉकवाइज हो गया 24 इंटू 5 इज इक्वल्स टू, इधर हम फोर्स कैलकुलेट करेंगे T2 इंटू 20, सो 24 इंटू 5 इज 120 डिवाइड इज इक्वल्स टू 20 इंटू T2, राइट। सो T2 कैलकुलेट करना, सो 120 डिवाइडेड बाय 20, डिस्टेंस 20 था, वेट कुछ गड़बड़ है, अच्छा ये मोमेंट भी ऐड करना है ना, ये भी तो एंटी क्लॉकवाइज है, ये बिल्कुल 10 है क्योंकि ये सेंटर ऑफ मास है। हाँ, तो इसमें 120 आ गया, ये 20 वाला करेक्ट, इसमें ये ऐड करना है 100 इंटू 10, ये डिस्टेंस। ओके, ये फोर्स इंटू डिस्टेंस करेंगे, फोर्स 100 इंटू ये डिस्टेंस इज 10, और ये भी क्लॉकवाइज मोमेंट है। ओके, सो इट्स 1000। ओके, सो इसमें हम ऐड करें 1000 प्लस 120, सो इट्स गोना बी 1120 डिवाइडेड बाय 20 इज इक्वल्स टू T2। आई होप समझ आई होगी। सो 1120 डिवाइडेड बाय 20 इज इक्वल्स टू 56। ओके, सो 56 आ गया, किसका, T2 इज इक्वल टू 56, एक ही वैल्यू 56। इसके साथ ऑब्वियसली ऑप्शन सी होना चाहिए, लेकिन अब मैं बताती हूँ कि हमने करना क्या था। सम ऑफ अपवर्ड फोर्सेज इज इक्वल टू द सम ऑफ डाउनवर्ड फोर्सेज है। अब सम ऑफ अपवर्ड फोर्सेज क्या है, अपवर्ड है T2 प्लस T1 एंड डाउनवर्ड क्या है 100 किलो न्यूटन प्लस 24 किलो न्यूटन वाली से है। तो अब मेरे पास T2 की क्या वैल्यू थी, प्लस 56 प्लस T1 इज इक्वल्स टू 124 किलो न्यूटन, सारी किलो न्यूटन में, ठीक है, तो मैं यूनिट्स नहीं लिखी। अब T1 इज इक्वल्स टू, यहाँ ऐड यहाँ जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी 124 माइनस 56, तो 124 माइनस 56, ओह माइनस 56 इज इक्वल्स टू 68 किलो न्यूटन। सो इसका आंसर क्या आ गया, सी। यस, इट इज करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 96, a spring which obeys Hooke's law has an unstretched length of 10 cm, a load of 20 Newton is suspended from the spring. The new length is 36, तो इसमें मेरे पास वो क्या आया, एक्सटेंशन इज लोडेड माइनस अनलोडेड, 36 माइनस 10, सो इट्स 26 सेंटीमीटर है। अब ये फोर्स है, सो स्प्रिंग कांस्टेंट के कैलकुलेट करना है, F इज इक्वल्स टू KX, राइट। फोर्स मेरे पास कितनी है 20 इज इक्वल्स टू K, और ये मेरे पास एक्सटेंशन 26 है, पहले किया था, बट है 20 डिवाइड बाई 26 इज इक्वल्स टू स्प्रिंग कांस्टेंट, तो 20 डिवाइडेड बाई 26 इज 0.769, मतलब 0.77 न्यूटन पर सेंटीमीटर। सो इस ऑप्शन बी। What is the relationship between the impulse acting on the object and the change in momentum? So impulse is equals to change in momentum, ये हजारों दफा हो गया। Change in momentum into time, ये wrong है। Change in momentum divided by time, ये force होती है। Impulse is equals to change in momentum over mass, ये कुछ भी नहीं है। So option A is correct. Question number 98. A rocket is launched upwards from the surface of the moon. Okay. Hot gases are ejected downwards over a very short period of time. Which statement is not correct? Okay. Rocket upwards, gases downwards. Okay, rocket. Okay. Then the rocket experiences a downward force. No, downward force नहीं. The rocket experiences an upward force.
सॉरी, रॉकेट एक्सपीरियंस अ डाउनवर्ड फोर्स, यस डाउनवर्ड फोर्स को एक्सपीरियंस कर रहा है एक दफ़ा, बिकॉज सी एकदम से गैसेस डाउनवर्ड चले तो पहले बीच में डाउनवर्ड भी हो गई, यस। जब जिस वक्त डाउनवर्ड निकली ना गैसेस एकदम से, उसे हल्का सा डाउनवर्ड फोर्स फील होगी, ओके। अपवर्ड फोर्स तो हो रही थी, ऑब्वियसली इसका मोशन अपवर्ड से। द टोटल मोमेंटम ऑफ हॉट गैसेस इज इक्वल टू द मोमेंटम ऑफ गैसेस ऑफ द रॉकेट, नो, द टोटल ऑफ मोमेंटम ऑफ द रॉकेट एंड गैसेस बिफोर, मतलब इजेक्शन और आफ्टर इजेक्शन सेम होनी चाहिए, ओके, या जीरो होनी चाहिए बिकॉज इक्विलिब्रियम है, ओके। द टोटल मोमेंटम ऑफ द हॉट गैसेस इज इक्वल टू द टोटल मोमेंटम ऑफ रॉकेट, नो दिस इज रॉन्ग, यू आर नॉट करेक्ट वाली पूछा, सी एस सी। द टोटल मोमेंटम ऑफ द हॉट गैसेस एंड रॉकेट व्हेन द हॉट गैसेस हैव बीन इजेक्टेड इज जीरो, यस दिस इज करेक्ट। मैंने बताया था कि वो जीरो हो जाएगा क्योंकि मोमेंटम उसके साथ था ना, तो वो सेम ही रह सकता। क्वेश्चन नंबर 99, अ रोप कनेक्टेड टू अ पुली सिस्टम एंड मोटर इज यूज्ड टू लिफ्ट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स थ्रू डिफरेंट डिस्टेंसेस, ओके। द टाइम टेकन टू लिफ्ट ईच ऑब्जेक्ट इज द सेम, द डायग्राम्स आर नॉट टू स्केल, व्हिच मोटर रिक्वायर्स द ग्रेटेस्ट पावर। सो पावर, अच्छा टाइम सेम है, ओके। वैसे पावर इज इक्वल टू एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम, सो अगर पावर सेम है, यहाँ पावर इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। अगर हम टाइम सेम रखना कांस्टेंट है, सो वी कैन से दैट पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क डन, राइट। जिसमें सबसे ज़्यादा वर्क डन किया होगा फोर्स इंटू डिस्टेंस, ओके, तो उसके अंदर जो है पावर वो सबसे ज़्यादा लगेगी। सो अब मैं वर्क डन करती हूँ फोर्स इंटू डिस्टेंस सबके लिए, सो इसमें फोर्स इज वेट, तो इन सब में ग्रेविटी भी लगेगी ना, अगर मैं वेट कर रही हूँ, डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी, मैस इंटू सबका मैं ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर दूँगी। चलो मैं कर लेती हूँ सबका, सो इसका 10 इंटू 10 एम जी इंटू डिस्टेंस, ओके। तो मतलब अगर है वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, जहाँ फोर्स मेरे पास वेट है तो मैं इसको एम जी डी कह सकती हूँ, वाई, बिकॉज वेट इज एम जी इंटू डिस्टेंस है, तो एम जी डी कर लेते हैं। एक ही बात है, मैं ना भी करती हूँ कॉन्स्टेंट ही रहता। सो इट इज, मैंने क्यों किया पहले से, सो इट्स 10 इंटू 2, तो ये आ गया 200 इसका वर्क डन, 200 जॉल्स। एंड देन इसका क्या हो जाएगा 5 इंटू 10 इंटू 3, सो इसका क्या आया 150, ओके। एंड देन इसका देख लेते हैं 10 इंटू 10 इंटू 1, इसका आ गया 100 जॉल्स, ओके। देन इसका 2 इंटू 10 एंड देन इसका डिस्टेंस 3, सो इट्स 60 जॉल्स, तो ऐसे डिक्रीज होता गया। अब सबसे ज़्यादा वर्क डन किसका हुआ, इसका 200, इसका 150 जॉल्स, इसका 100 जॉल्स, इसका 60 जॉल्स, इट मीन सबसे ज़्यादा लीस्ट पावर इस पे लगी। फिर इस ये इनकी बात नहीं करें, एंड देन 200 जॉल्स, इसका सबसे ज़्यादा वर्क डन किया है, सो इट रिक्वायर्स द ग्रेटेस्ट पावर इन अ स्पेसिफिक टाइम, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 100, द लास्ट क्वेश्चन, अ क्रिकेट बॉल हैज अ मास ऑफ 0.16 kilograms, the ball travels at 30 meter per second, the ball is hit by a bat with a force इतनी ज़्यादा न्यूटन, after being hit the ball moves of 30 meter per second in the opposite direction, minus 30 meter per second, okay. For how long was the ball in contact with the bat, okay। अब ये देखना, तो हम क्या करेंगे, impulse is equal to change in momentum, so force into time is equals to m minus 2, so force into time is, force में पता है टाइम कैलकुलेट करना है, into time is equals to mass है 0.16 into 30 minus ये opposite direction is minus 30, and then it is 10800 into time is equals to 0.16 multiply by 30 plus 30, okay, minus plus हो गया, then this is 10800 multiply by t is equals to 0.16 multiply by 30 plus 30 is 60, okay। so ये हो जाएगा 10800 t is equals to 0.16 into 60, so 0.16 into 60 is 9.6, okay। so ये हो जाएगा 9.6, t कैलकुलेट करने से t is equals to 9.6 डिवाइडेड बाय 10800, बहुत ज़्यादा छोटी वैल्यू आएगी, डिवाइड बाय 10800, ये आ रहा है मेरे पास 8.8 into 10 raised to power minus 4 seconds टाइम। अब मैं इसको ओपन कर लूँ तो ये हो जाएगा 0.0008888 यानी 89 हो जाएगा, सो ये वाला करेक्ट है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, 3030 एंड यस, ऑप्शन बी इज करेक्ट, और ये सारी इसकी वर्किंग थी।